हेलो बच्चों, मैं नीतीश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका पहला पार्ट हमने पहले डाल दिया है। जिस किसी बच्चे ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो अपना पहला पार्ट देख ले। तो आज हम शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक से। अपना नया टॉपिक है आज का दी सन। तो चलिए बिना देरी किए आज इसको पढ़ते हैं। The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. तो जो सूरज है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, यानी कि केंद्र में है। It is huge and made up of extremely hot gases. और ये जो हमारा सन है ये काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी विशाल है एंड बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जो गर्म गैसें हैं उनसे ये मिलकर बना है। अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर हमारा जो सूरज है वो बना हुआ है। It provides the pulling force that bind the solar system. तो जो सन है उसके पास पुलिंग फोर्स होती है, यानी कि एक तरह का खिंचाव बल है उसके पास। जैसे कि हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है जो कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। तो ऐसे ही जो सन है उसके अंदर भी एक पुलिंग फोर्स पाया जाता है जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम जो है आपस में बाइंड है या बंधा हुआ है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. और जो सन है वो पूरे सौर मंडल के लिए, पूरे सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स है किसका? हीट एंड लाइट का। यानी कि पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट किससे मिलती है? सन से मिलती है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. अब कहा जा रहा है कि इसकी जो जला देने वाली या झुलसा देने वाली जो गर्मी है वो हमें महसूस नहीं होती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमसे देखा जाए तो काफी दूर है ना। वैसे तो ये पृथ्वी के सबसे पास का सितारा है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं इस पृथ्वी से और सूरज के बीच की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग है ना। तो द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो सूरज की जो दूरी है अर्थ से वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम बात करें इनके क्रम की, इनके ऑर्डर की, तो सूरज से दूरी के आधार पर इनको हम इस ऑर्डर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मरकरी, दूसरे नंबर पे आता है वीनस, थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अब देखो जितने भी सभी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी फिक्स्ड पाथ में, यानी कि इनका एक निश्चित पथ होता है या एक निश्चित रास्ता होता है। उसी निश्चित रास्ते पर ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ आर एलोंगेटेड। और ये जो रास्ता है, ये जो पथ है इनका वो एलोंगेटेड है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और ये जो दीर्घ वृत्ताकार जो इनका और पाथ है, इसी पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट, मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। कह रहा है कि जो मरकरी है वो सूरज के या सन के सबसे पास वाला ग्रह है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और मरकरी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल कितने दिन लगते हैं? 88 डेज लगते हैं। Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. बात करें वीनस की, जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो जो वीनस है वो उसको कहा जाता है अर्थ का ट्विन, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह उसको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप और साइज जो है वो पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है। टिल रिसेंटली August 2006 Pluto was also considered a planet. तो अभी तक यानी कि अगस्त 2006 तक जो प्लूटो था उसको भी हम एक प्लैनेट मानते थे, अभी तक उसको प्लैनेट मानते आए हैं।
However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet. तो देखो प्लूटो जो था उसको अभी हाल ही तक हम ग्रह समझते थे या उसको ग्रह माना जाता था, उसको भी एक प्लैनेट माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नाम से, है ना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो जैसे जो और भी जो कैलेस्टाइल बॉडीज हैं या कैलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिसेंट पास्ट में ही डिस्कवर्ड की गई थी, उन सभी को ग्रह ना मानकर उनको ड्वार्फ प्लैनेट माना गया, यानी कि बौने ग्रह की उनको संज्ञा दी गई। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अर्थ। यहाँ पर हम अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सूरज से लगभग तीसरा ग्रह है, यानी कि सूरज से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो अगर ऑर्डर से देखते हैं, क्रम से देखते हैं, तो तीसरे नंबर पर आता है। अगर साइज देखते हैं, यानी कि जितने भी 8 ग्रह हैं उनके साइज के आधार पर देखें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये अपने ध्रुवों पर से थोड़ा सा चपटा है, यानी कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड, और इसीलिए जो इसकी शेप है पृथ्वी की उसको जियोइड कहा जाता है, यानी कि भू आब कहा जाता है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब होता है अर्थ जैसी आकृति। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। तो कहा जा रहा है जीवन को सपोर्ट करने वाली या जीवन के अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है। जितने भी 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों में से जीवन केवल अपनी पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन पाई जाती है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है वो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। यहाँ पर हमें पानी मिलता है, हवा मिलती है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है या बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और यहाँ पर पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैस पाई जाती है, यानी कि जीवन को सपोर्ट करने वाली या कह सकते हैं कि जो जीवनदायिनी गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन, वो पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और यही सब कारण है कि अर्थ जो है या पृथ्वी जो है इसको एक यूनिक प्लैनेट की संज्ञा दी गई है, या उसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो प्रश्न बन जाता है कि जो अर्थ है उसको यूनिक प्लैनेट को क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। देखो एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो उसका आंसर ये हो जाएगा फ्रॉम द आउटर स्पेस, यानी कि बाहर से हम देखते हैं, अंतरिक्ष से हम अगर पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, नीले कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है, यानी कि 2/3 जो इसकी सतह है वो पानी से घिरी हुई है, इसी वजह से ये नीला दिखाई देता है या नीली दिखाई देती है ना, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है द मून, यानी कि चंद्रमा के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। देखो हमारी पृथ्वी की केवल एक ही सैटेलाइट है, एक ही उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, और वो कौन सा है, वो है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 है, यानी कि जो पृथ्वी है उसका जो व्यास है, उस पृथ्वी के व्यास का 1/4 व्यास किसका है, मून का है, यानी कि मून जो है वो पृथ्वी से काफी छोटा है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर कैलेस्टाइल बॉडीज। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो मून है वो हमारी पृथ्वी से काफी छोटा है, लेकिन हमें ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा पास है बाकी कैलेस्टाइल बॉडीज से, यानी कि जितने भी ग्रह हैं या जितने भी स्टार्स हैं उन सभी से ये
पास है ना, तो पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास है ये। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो अगर हम बात करें मून की, तो अर्थ से मून की दूरी कितनी है? अर्थ से मून की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, ये इसकी दूरी है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो अब तुम तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दूरी को, है ना। पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है और सूरज से पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है और पृथ्वी से मून की दूरी कितनी है, ये आप कंपेयर कर सकते हो। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। देखो दो तरह की प्रोसेस होती है। एक तो क्या है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, दूसरा वो अपने अक्ष पर घूमता भी है ना। तो जितना समय उसको पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगता है, उतना ही समय उसको अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और यही कारण है कि हमें हमेशा मून की एक ही साइड देखने को मिलती है, या एक ही साइड हमें दिखाई देती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। जैसे हमारी पृथ्वी पर फेवरेबल कंडीशन पाई जाती है लाइफ के लिए, यानी कि जीवन संभव है हमारी पृथ्वी पर, इस तरह से लाइफ सपोर्टिंग या कह सकते हैं कि जो फेवरेबल कंडीशन है वो नहीं पाई जाती है। इट हैज माउंटेन, प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। तो चंद्रमा की सतह पर क्या क्या पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनकी क्या पड़ती है, जिनकी छाया जो है वो मून की सरफेस पे या मून की सतह पर पड़ती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शैडो। तो जब भी पूर्णिमा का दिन आता है, उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, तो उस दिन उसमें जो छाया जो है, गड्ढों की जो छाया है वो उसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो आइए देखते हैं इसको। Apart from the stars, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। देखो अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ा है? हमने सितारों के बारे में पढ़ा है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, सैटेलाइट के बारे में देख लिया है ना। तो सितारे, ग्रह या उपग्रहों के अलावा और भी बहुत सारे कई सारे कह सकते हैं असंख्य टिनी बॉडी होती हैं, यानी कि कई सारी न्यूमेरियस टिनी बॉडीज होती हैं जो कि मूव करती हैं सूरज के चारों ओर, है ना। यानी कि सूरज के चारों ओर केवल प्लैनेट या सैटेलाइट ही नहीं मूव करते हैं, उसके साथ साथ कई सारी और भी टिनी बॉडीज हैं जो मूव करती हैं। इन्हीं बॉडीज को हम क्या कहते हैं? इन्हीं बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मार्स और जुपिटर जो कि अपने प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में जो गैप है उसमें पाए जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है 1.2। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये अपना मार्स है और ये अपना जुपिटर है, ये अपना जुपिटर है, और इन दोनों के बीच में ये जो है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। क्या है ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना। तो इसमें ही सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। देखो साइंटिस्ट जो है यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है या उनका ये विचार है कि ये जो एस्ट्रॉइड हैं ये प्लैनेट्स के ही हिस्से हैं विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, है ना। जो पहले कई सालों पहले जो विस्फोट हुआ था, है ना, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में क्या हुआ था कि जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये उन्हीं प्लैनेट्स के हैं, है ना। तो ऐसा किसका मानना है? ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में, यानी कि हमारे उल्कापिंड। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। तो जो छोटे छोटे रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं, उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं या उल्कापिंड कहते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो गिरने की होती है, यानी कि इतने पास आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं।
है ना, पृथ्वी के पास आने पर ये पृथ्वी की तरफ खिंचने लगते हैं और पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रैक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। देखो होता क्या है, जैसे ही ये पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं या पृथ्वी की तरफ आते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो जैसे ही ये करते हैं तो क्या होता है कि हवा के साथ इनका फ्रैक्शन होता है। जो मेट्रॉइड्स होते हैं इनका फ्रैक्शन किसके साथ में होता है, हवा के साथ होता है, यानी कि घर्षण होता है। और घर्षण होने से क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद में ये जलने लगते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट। और इससे क्या होता है, जब ये जलने लगते हैं तो एक काफी चमकदार जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेट्रॉइड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब वो पूरे जल नहीं पाते हैं तो वो पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी की सतह पर काफी बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? अब नेक्स्ट ये आपसे कह रहा है कि क्या आपने कभी एक स्टेरी नाइट में, या कह सकते हैं कि जो साफ रात होती है जिसमें आसमान साफ होता है, उस समय क्या आपने एक सफेद चौड़ी पट्टी देखी है ना। अब सफेद चौड़ी पट्टी का मतलब क्या है, जैसे कि एक आपको दिख रहा है कि जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया हुआ है एक व्हाइट ग्लोइंग पाथ जो है, यानी कि एक चमकता हुआ जो चमकीला जो एक रास्ता सा हमें यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह की जो व्हाइटिश ब्रॉड बैंड है ये कभी आपने क्या देखी है क्या, है ना। तो ये जो व्हाइटिश ब्रॉड बैंड है ये क्या है, ये एक क्या है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। ये एक तरह से कई सारे असंख्य तारे हैं उनका ग्रुप है, इनके असंख्य तारों का ग्रुप है ये। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। नेक्स्ट, इन एशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। देखो एशियंट इंडिया में यानी कि प्राचीन भारत में या पुराने समय में ये ऐसा इमेजिन किया जाता था या ऐसी कल्पना की जाती थी कि ये क्या है, ये एक नदी है किसकी, लाइट की, यानी कि प्रकाश की एक नदी, इसको लोग मानते थे। दस इट वाज नेम्ड आकाशगंगा, है ना, इसलिए इसका नाम लोगों ने क्या रख दिया, आकाशगंगा रख दिया। यानी कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। तो जो गैलेक्सी होती है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी कि कई सारे करोड़ों तारे होते हैं। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और काफी सारा कह सकते हैं कि जो डस्ट के जो क्लाउड्स होते हैं, यानी कि धूल के बादल होते हैं, और कई सारी गैसें होती हैं। तो कह सकते हैं कि जो गैलेक्सी है वो करोड़ों तारों से, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसों से मिलकर बनी है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और ऐसे कई सारी कह सकते हैं कि कई सारी लाखों गैलेक्सियां हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स को मतलब क्या कहते हैं, यूनिवर्स को कहते हैं ब्रह्मांड, है ना। तो ब्रह्मांड में ऐसी लाखों गैलेक्सियां हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, और यूनिवर्स कितना बड़ा है इसको समझ पाना, इसको इमेजिन कर पाना हमारे लिए काफी कठिन है। हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो है वो यूनिवर्स के बारे में अभी भी ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए, है ना। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, और वो बात क्या है, हम ये बात जरूर जानते हैं कि तुम और मैं, है ना, यानी कि हम सभी किसका पार्ट है, इस यूनिवर्स का पार्ट है। हमें इसके साइज के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, या इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हमें इसके साइज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमें एक बात पता है, और वो ये है कि तुम और मैं, हम सब, है ना, किसका भाग है या किसका पार्ट है, इस यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स में रहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चैप्टर आपका जो है एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।